हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ मिनरल थेरेपी। और आज का हमारा टॉपिक है बायोमेकेनिक्स ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। तो बायोमेकेनिक्स अगर किसी भी स्ट्रक्चर की जब आप बयान करते हो या डिस्क्राइब करते हो, तो उसमें आपने साथ साथ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बायोमेकेनिक्स अगर आप किसी चीज़ की बता रहे हो, तो सबसे पहले एक फंक्शन आप उसका डेफिनेटली आपकी उसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए। आपने उसका फंक्शन बताना है, और अगर आपने उसका फंक्शन बताना हो तो स्ट्रक्चर का, तो उसकी आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए। मतलब वो लगता कहाँ पे है और करता क्या है, ये वो। तो ये एक हिंट है, एक ट्रिक है किस्म की किसी भी चीज़ को याद रखने की। क्योंकि बाज़ एग्ज़ाम्स जो है वो अंडरग्रेड की अगर बात करो तो डिफरेंट सवालात जो है वो ऐसे भी आ जाते हैं कि आपने उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन लिखनी है, आपने उनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखनी है। लेट सपोज आपने किसी चीज़ का, किसी स्ट्रक्चर के फंक्शंस याद किए, लेकिन जो आगे उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो उसके बारे में एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ जाए तो अल्टीमेटली उसके फंक्शन ही पूछ रहा है, तो आपने उसके फंक्शंस राइट डाउन कर लें। वैसे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस थोड़ी सी डिफर करती है, इतनी पूरी तरह से जो वो डिफर नहीं कर सकती। उसी तरह अगर किसी की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको याद हो लेकिन आ जाए उसके फंक्शंस, तो आपने ये दोनों चीज़ों को आप इंटरचेंजेबल है, ठीक है। तो वेल मूव ऑन करते हैं बायोमेकेनिक्स, या कह लें कि जनरल इंट्रोडक्शन टू टेंडन एंड लिगामेंट। तो टेंडन हमें पता होना चाहिए कि टेंडन वो स्ट्रक्चर है जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है, और लिगामेंट जो है बोन से बोन, बोन टू बोन कनेक्ट लिगामेंट करता है, और टेंडन जो है वो मसल टू लिगामेंट। हर मसल जो है किस्म का टेंडन बना के ही अटैच करता है। उसका रीज़न ये है कि कुछ मसल्स इतने बल्क में बड़े हैं, अगर वो बोन के ऊपर डायरेक्टली लगें तो पूरी बोन को कवर अप कर लेते हैं। इसीलिए जो सारे मसल्स, जितने भी बल्की मसल्स हैं, वो आपस में मर्ज होकर एक छोटा सा टेंडन बनाते हैं, तो जाके वो टेंडन वहाँ पे ईजिली। तो इन ऑर्डर टू अटैच, इन ऑर्डर फॉर अ प्रॉपर अटैचमेंट, मसल्स आर कन्वर्टेड इनटू द टेंडन, दे मेक टेंडन एंड देन टेंडन इज अटैच्ड टू द बोन, ताकि इतना बड़ा सरफेस एरिया कवर अप ना हो। वेल मूव करते हैं टेंडन और लिगामेंट की तरफ। तो हमें पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है और लिगामेंट का क्या है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें सबसे पहले स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती हैं जॉइंट को। लिगामेंट और बोन, अगर बोन लिगामेंट ठीक है तो वो बोन को बोन से कनेक्ट करेगा, मसल टेंडन ठीक है तो वो मसल को बोन से, ठीक है। तो पहला काम उनका स्टेबलाइजेशन है। आफ्टर दैट दे रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट। यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ, दे रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव मूवमेंट। इतनी भी नहीं कि मतलब इसी इसी के बिहाफ पे ही कुछ जॉइंट जो है वो मोबाइल है, कुछ पार्शल मोबाइल है, कुछ जो है फ्रीली मोबाइल है। जिस तरह शोल्डर और ये वगैरह ये फ्रीली मोबाइल है, लेकिन इनका रोल ये एक्सेसिव मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जिसका बेस्ट मिसाल जो एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रेशियो लिगामेंट जो कि नी में है, तो वो एक्सेसिव मूवमेंट, तो यहाँ पे होगा रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्सेसिव मूवमेंट को, मतलब जितनी मूवमेंट अलाउ होनी चाहिए नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से बियॉन्ड। सम हाउ एक्सरसाइज के बाद जो है ये हाइपर मोबाइल हो सकते हैं, जिस तरह एथलीट्स वगैरह है। वेल आफ्टर दैट दे प्रिवेंट, अगेन वही वाली बात होगी, ये एक्सेसिव मोशन को प्रिवेंट करते हैं, चाहे वो ऑस्टियोकाइनेमेटिक या आर्थ्रोकाइनेमेटिक हो, लेकिन एक्सेसिव मूवमेंट को वहाँ पे होने से रोकते हैं। टेंडन की बात करो तो वो मसल को बोन से अटैच करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। वो टेंसाइल फोर्स को, अब डेफिनेटली वो टेंडन है, बने किस चीज़ के, मसल ने ही टेंडन बनाया जो मस्कुलो टेंडनस पॉइंट है, तो वो ट्रांसमिट किसको करेंगे, टेंसाइल फोर्स को, मतलब टेंसाइल लोड को, जो कि टेंशन मसल में ही होती है। और पोजीशन ऑफ मसल रिलेवेंट टू जॉइंट, डेफिनेटली उस मसल की जो पोजीशन है उसको भी ये बरकरार रखते हैं। और बायोमेकेनिकली या मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट को देखें तो बोथ आर विस्को इलास्टिक। विस्को इलास्टिक एक प्रॉपर्टी है वो जो जिसको हम इसके साथ ही डिस्कस करते चलेंगे। नाम ही बताता है विस्को इलास्टिक। इसमें विस्कस भी है, एबंडेंस भी है, और इलास्टिसिटी भी है। और इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जो कि अगर किसी चीज़ में, अमूमन तो ये लिक्विड अपना किसी भी कह लें कि इलास्टिक स्ट्रक्चर की होती है, जिसमें ये कैपेबिलिटी हो जब उसको डिस्प्लेस किया जाए तो वो अपनी पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाए, तो उसे हम रिकॉइलिंग एबिलिटी या इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिक जिस तरह वर्ड है। और विस्कस जो है वो रेजिस्टेंस की है। ये विस्कस जो है अमूमन फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, मतलब वो जिस तरह उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिस तरह हनी और एज कम्पेयर टू वाटर। अगर हम हनी को जो है वो बोतल जार से फेंके तो वो कम फ्लो करेगी एज कम्पेयर टू द वाटर, जस्ट बिकॉज ऑफ हनी हैज़ द मोर विस्कोसिटी रादर देन वाटर। तो टेंडन एंड लिगामेंट दे बोथ आर विस्कस। विस्को अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस या लोड दैट रिजल्ट इन क्वाइट बिट ऑफ द डिफॉर्मेशन, डेफिनेटली उसका शेप चेंज करने में भी जो, बिकॉज वो रेजिस्टेंस है। इलास्टिक रिफर करता है इलास्टिक रीजन को, मतलब जब उसको छेड़ा जाए, जब उसको डिस्प्लेस किया जाए, तो वो अपनी पोजीशन पे वापसी आ सके। द इम्पोर्टेंस ऑफ इसको इलास्टिक क्वालिटीज़ यही हैं जो कि मैंने बताया। जो भी टेंडन और लिगामेंट की प्रॉपर्टीज़ है जस्ट बिकॉज ऑफ विस्को इलास्टिक, मतलब जब किसी को हम स्ट्रेच करते हैं, लेंथन करते हैं, और वो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, तो ये उनके लिए बेटर है। अगर वो उसी पोजीशन में रहेगा तो वो लेंथन हो जाएगा। तो ये उनकी कह लें कि उनके फ़वाइद हैं, उनके जो है उनका बेनिफिट है। दे कैन सस्टेन हाई टेंसाइल लोड,
डेफिनेटली जब वो टेंडन लगे हुए हैं बोन के ऊपर तो वो सस्टेन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मसल होगा, लेट सपोज जो ग्लूटेस मैक्सिमस है, बल्कि मसल है, तो उसका टेंडन भी उतना होगा जो वो स्ट्रॉन्ग होगा और वो उतना ही सस्टेन कर पाएगा। और फ्लेक्सिबिलिटी जो विस्कोलास्टिक प्रॉपर्टी है वो उनको अलाउ करती है कि वो किसी भी डायरेक्शन में जहाँ पे मसल का पुल है वहाँ पे वो चेंज हो। जिस तरह हम ट्विस्टिंग मोशन करते हैं उसमें पता नहीं कितने मसल जो है वो ट्विस्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दियर विस्कोलास्टिक प्रॉपर्टी, और जैसे ही हम छोड़ते हैं वो अपनी पोजिशन पे जो है वो वापस आ जाता है। लिगामेंट की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये मूवमेंट को गाइड करते हैं। जिस तरह हमने हिप वाली वीडियो में पढ़ा था जो इलियोफिमोरल इशियोफिमोरल, तो देखा जाए तो उन दोनों के जो एंटीरियर स्टेबिलिटी और एक जो है प्यूबोफिमोरल जो वो इशियोफिमोरल जो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी देता है, तो उनके सारी ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट को गाइड कर रहे हैं। कोई एक्सेसिव को रोक रहा है, कोई एंटीरियरली रोक रहा है। जैसा एसीएल है वो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिबिया को रोकता है, एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट, और पीसीएल जो पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट है वो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट को रोकता है। तो ये मूवमेंट को भी जो है वो गाइड करते हैं साथ साथ, और अप्लाइड फोर्स को जो रेजिस्ट करते हैं। जो एक्सेसिव फोर्स जब हम लगता है, जिस तरह शीर फोर्स जो है वो नी 90 डिग्री अब नी फ्लेक्चर पे सबसे ज़्यादा लगता है, तो ये उनको भी जो है रेजिस्ट कर, नॉट ओनली शीर लेकिन ऑल जितने भी किस्म से ऑल सॉर्ट्स ऑफ लोड्स दे आर रेजिस्टेड बाय द लिगामेंट्स। आफ्टर दैट मैकेनिकल इनकी प्रॉपर्टीज़ करें, जैसे मैंने बताया स्टेबिलिटी देते हैं तो स्ट्रेंथ भी देते हैं, स्टिफनेस भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर इनको डैमेज हो जाए एक्सेसिव से ज़्यादा, मतलब एक अपनी कैपेसिटी से अगर ज़्यादा उनके ऊपर लोड हो जाए तो वो टीयर और वियर की तरफ भी चले जाते हैं, टूट भी जाते हैं। ठीक है, व्हेन द लोड इज ग्रेट इनफ टू कॉज द इंजरी, द डैमेज डिपेंड करता है रेट और अमाउंट ऑफ लोड पे। मतलब सिर्फ अमाउंट नहीं कि कितना ज़्यादा जो है वजन जो लग रहा है, रेट पे भी डिपेंड करता है। फौरी तौर पे लेट सपोज सम हाउ लो वेट जो है वो बिल्कुल छोटा होता है लेकिन एकदम से मूवमेंट, जिस तरह हम कोई चीज़ उठाते हैं और एकदम से जो आवाज़ें निकलती हैं, तो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट। या जिस तरह फुटबॉलर है वो उनका जब एंकल ट्विस्ट कर जाता है तो बायोमेकेनिकली उनका मेनिस्कल टीयर्स भी हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह एसीएल की इंजरी फुटबॉलर में ज़्यादा होती है, तो उनमें जो है वो अमाउंट डिपेंड नहीं करता, लेकिन क्या डिपेंड करता है, रेट। एकदम से ही ट्विस्ट आया और वो जो है वो डैमेज हो गया, तो पोजीशन भी जो है वो बड़ी मैटर करती है। और समहाउ अमाउंट, लेट सपोज एक और हेड से ज़्यादा आप वेट उठा लेते हो तो डेफिनेटली आपके लिगामेंट जो वो टियर हो जाएंगे, तो लोड के अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। और अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो दे आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट बिटवीन दीज टू टिश्यूज। एक तो सिमिलरिटी ये बोथ आर विस्कोइलास्टिक, और स्ट्रेंथ भी देते हैं, स्टिफनेस भी देते हैं। इंजरी मैकेनिज्म मैंने बताया था तब होगा जब वो उसकी हद से, कैपेसिटी से ज़्यादा जो है उसके ऊपर लोड दिया जाए। तो इट अकर्स व्हेन द टिश्यू इज लोडेड बियॉन्ड इट्स फिजियोलॉजिकल रेंज। जब उसकी नॉर्मल रेंज है उससे भी ज़्यादा उसके ऊपर अगर लोड दिया जाए तो वो कॉज कर सकते हैं इंजरी को। आगे की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रो फेलियर जो है अकर्स बिफोर द यील्ड पॉइंट रीच। माइक्रो फेलियर मतलब एक मुसलसल सस्टेन जो है वो छोटा सा अगर वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो एक पॉइंट के बाद जो है वो उसके बाद वो टीयर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि छोटे से ही चोट में जो वो इंजरी, ये इंजरी जो है कंटिन्यू होती है। जब यील्ड पॉइंट जो एक्सीड करेगी तो लिगामेंट जो है वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। मिसाल के तौर पे एक लिगामेंट को बगैर एक्सरसाइज के आप अगर विदाउट वार्म अप जो यूज़ करोगे तो वो एक हद तक आपको बर्दाश्त करेगा, उसके बाद अगर मुसलसल लोड दिया जाएगा तो वो टीयर या डैमेज की तरफ चला जाएगा और रिजल्ट करेगा एबनॉर्मल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। जैसे जाहिर सी बात है, जिस बोन और बोन, दो बोन को, वो लिगामेंट का काम ही दो बोन को कनेक्ट करना है, वो कनेक्ट कर रहा है, तो अगर वो टीयर हो जाएगा तो वो जवाब दे जाएगा और वो बोन जो है वो डिस्प्लेसमेंट की तरफ चले जाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिजल्ट करेगा वीकनेस और वगैरह इस तरह, या डिसलोकेशन की तरफ। तो 3 क्लिनिकल कैटेगरीज हैं। जिस तरह ग्रेडिंग होती है वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उस तरह लिगामेंटस टीयर की भी जो है ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग 1-2। ग्रेड 1 में क्या होता है कि इनस्टेबिलिटी कोई नहीं होती, क्लिनिकली कोई भी इनस्टेबिलिटी नहीं दिखेगी, लेकिन इंटरनली उनको जो है सिम्टम्स बिल्कुल नेग्लिजिबल सिम्टम्स होंगे, लेकिन समहाउ उसको कहेगा कि मैं इस तरह बैठता हूँ ज़मीन पे तो मुझे जो है पेन हो रहा है। तो लाजमी नहीं है कि वो लिगामेंटस का पेन हो, लेकिन एक जनरली तो सिम्टम्स नेग्लिजिबल होंगी, लेकिन पेन समहाउ फील होता रहेगा। उसको हम असेस करेंगे अलग से। सीवियर पेन होगा और बिल्कुल हम चेक करेंगे कि बोनी नहीं है, मस्कुलर नहीं है, तो बाकी बचे लिगामेंट्स, तो लिगामेंटस का पेन होगा तो उसमें पेन जो है बिल्कुल सीवियर होगा। लेकिन क्लिनिकली हम जॉइंट इंस्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, जिस तरह एंटीरियर और पोस्टीरियर ड्रॉअर टेस्ट होते हैं फॉर एसीएल एंड पीसीएल, उसी तरह हर लिगामेंट्स के ऊपर जो है ना उनकी अपनी स्पेशल टेस्ट होती हैं। उनकी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस जितनी होगी उससे 50-50 गुना जो है वो कम हो गई होगी। ठीक है, और इनस्टेबिलिटी अगर होगी तो वो देखें, जॉइंट के ऊपर पहले कैप्सूल लगा हुआ, फिर बरसा, ये वो, फिर लिगामेंट, फिर उसके ऊपर मसल्स भी हैं। तो अगर किसी का लिगामेंट अफेक्टेड हो, लाजमी नहीं है कि उसका जॉइंट बिल्कुल इनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन उनका वर्कआउट जो होगा वो मसल से हो जाए। मेरे साथ और हिप के लिगामेंट है, उसके ऊपर रोटेटर्स इतने लगे हुए हैं, उसके ऊपर फिर 3 ग्लूटाई लगे हुए हैं, मैसिव मैक्सिमस लगा हुआ है, तो डेफिनेटली वो सम हाउ रिप्लेस हो गया होगा।
तो इस इनस्टेबिलिटी कैन बी मैस्ड या रिप्लेस्ड बाय द मसल इन्वॉल्वमेंट। आफ्टर दैट सीवियर पेन होगा तो ग्रेड 3 में आ जाएगा, जिसमें वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाएगा और वो कहेगा कि मैं कोई भी मूवमेंट करूँ मुझे पेन हो रहा है, तो जॉइंट जो वो कम्प्लीटली इनस्टेबल हो जाएगा। और जितने भी डेफिनेटली एक लिगामेंट और जितना मसल हमने बताया था वो जो बने हुए कोलेजन से, तो उसके ज़्यादातर कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो रप्चर्ड हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। एडिशनल फैक्टर जो हैं जो कि टेंडन इंजरी करा सकते हैं, तो वो अमाउंट ऑफ फोर्स है। अगेन वही बात कि एक आप अपनी हद से ज़्यादा अगर कोई वेट कैरी करते हो तो वो मसल या टेंडन को रप्चर कर सकता है। और स्ट्रेस कंपैरिजन बिटवीन द टेंडन एंड मसल है, और लोडिंग रेट है, मुसलसल आप कंटिन्यूसली अगर लोड दे रहे हो तो भी रप्चर कर सकता है। जो फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं बायोमैकेनिकल ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें एजिंग है। एज के साथ साथ डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया कि लिगामेंटस और ये थोड़े बहुत अगर इलास्टिक हैं, लेकिन एज के साथ साथ ये प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाती है। प्रेगनेंसी में डेफिनेटली वेट चेंज हो जाता है, आपका पोस्चर चेंज हो जाता है, लंबर जो है वो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में चला जा रहा, लॉर्डोसिस में पेशेंट जो है वो जारी होती है फीमेल, तो डेफिनेटली उसके ऊपर लिगामेंटस के ज़्यादा स्ट्रेच आ जाएगा, स्पेशली एट द लेवल ऑफ पेल्विस। जितने भी लिगामेंट्स हैं हिप वाले ये ओवर स्ट्रेच की तरफ चले जाते हैं, तो आपका पोस्चर जो है इसीलिए वेरी कर जाता है। उसके बाद मोबिलाइजेशन और वर्सेस इमोबिलाइजेशन की तरफ ये भी फैक्टर है। अगर एक बिल्कुल मसल जो है लिगामेंट्स, हम मसल नहीं लिगामेंट्स की बात करें, लिगामेंट टेंडन काम कर रहा है तो वो सहतियाब है, ठीक है, लेकिन एक अगर आप उसको इमोबाइल कर देते जैसा फ्रैक्चर में 6 हफ्ते या 1.5-2 माह जो है वो पेशेंट बिल्कुल इमोबिलिटी और इमोबाइल हो जाता है, तो डेफिनेटली उसके जो लिगामेंट्स हैं वो भी स्टिफनेस की तरफ चले जाते होंगे। आफ्टर दैट एनसेड, एनसेड भी जो है कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। Thank you so much. This was all about the biomechanics of tendon and ligaments and also the function and clinical significance कि वो क्या करते हैं और कितना उनका काम है। तो एक जनरली जस्ट जो है वो ओवरव्यू था, तो ये आप इनकी बायोमेकेनिक्स में जो है वो लिख सकते हो, बायोमेकेनिक्स ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। थैंक यू सो मच।